इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है साइंस का, उसका जो अगला टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो कक्षा 9वीं में हमने अध्ययन किया है कि रासायनिक क्रिया के समय एक तत्व का परमाणु जो है वो दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना ही कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से कोई मिश्रण में आता है। तो इसमें वास्तव में क्या हो रहा है कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उनके अंदर परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने व जुड़ने से नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण जो है वो होता है। यानी कि बाहर से हम कुछ उसके अंदर नहीं डाल रहे, ना ही अंदर से कुछ बाहर जा रहा है कोई मिश्रण में। हम सिंपल क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास जो भी अभिकारक हैं उन्हीं के बीच उनके अंदर जो परमाणु शामिल हैं उन्हीं का जो आबंध है वो या तो टूट रहा है या फिर जुड़ रहा है, उसी से नए पदार्थ जो है वो बन रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहला प्रकार जो है उसकी बात करें तो वो आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ कर के कोई भी चीज़ बनना, यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो जुड़ रही है फिर बन रही है। तो है क्या, अगर हम क्रियाकलाप देखें तो इसमें क्या है, एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लिया है और भुजा हुआ थोड़ा सा चूना ले रखा है। अब इसे क्या करना है, धीरे धीरे जल में मिलाना है। अब हम क्या देखेंगे, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है जब हमने भुजा हुआ बिना भुजा हुआ जो चूना है जब उसको पानी के अंदर मिलाया तो हमारे पास क्या बना, भुजा हुआ चूना बना, जो कि थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था। गर्म क्यों हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर क्या निकल रही थी, ऊष्मा निकल रही थी, जिस वजह से वो जो हमें बीकर है वो थोड़ा सा गर्म लग रहा था। अब यहाँ पे क्या है, दो पदार्थ जो हैं यानी कि दो अभिकारक जो हैं वो मिल करके क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर दो या ज़्यादा अभिकारक मिलके करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब हमारे पास कुछ उदाहरण दे रखे हैं संयोजन अभिक्रिया के। तो पहला है कोयले का दहन। तो कोयला किससे बना होता है, कार्बन से, जिसको हम सी से लिखते हैं। और कार्बन जो है वो ठोस है तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एस। अब ये कार्बन जो है दहन कर रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ दहन कब होती है, जलती कब है, जब ऑक्सीजन वहाँ पे शामिल हो। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दो चीज़ें जो हैं वो अभिक्रिया करके एक उत्पाद जो है वो बना रही हैं। तो ये क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया। अगला है हमारे पास हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ क्या कर रही है, अभिक्रिया कर रही है और किसका निर्माण कर रही है, जल का निर्माण कर रही है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब हमने देखा होगा कि कई जो संयोजन अभिक्रियाएं थी उनके अंदर क्या ऊष्मा पैदा हो रही थी, यानी कि अभिक्रिया जो है उसका जो मिश्रण था वो गर्म हो जाता था क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या हो, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है, वहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है, ऊष्मा का भी निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे कि CH4 प्राकृतिक गैस या फिर मीथेन जिसे कहते हैं, इसका दहन होता है। दहन होने के लिए क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो दहन हो रहा है तो क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या निकल रही है हमारे पास, ऊर्जा जो है वो उत्पन्न हो रही है। तो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और ये प्रश्न जो है वो कई बार आ भी जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है, हमें पता है जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की बहुत ज़्यादा क्या होती है, आवश्यकता होती है। और ऊर्जा यानी कि एनर्जी जो है वो हमें किससे मिलती है, खाद्य पदार्थ से। जो हम खाना खाते हैं वो टुकड़ों में टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर उसका पाचन होता है। कैसे होता है कि जो ग्लूकोज है वहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, उस श्वसन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और खाना जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है। तो खाना जो है, ग्लूकोज जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और क्या उत्पन्न कर रहा है, ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, जो हमारे शरीर में बहुत सारे काम के लिए ज़रूरी है।
अगली हमारे पास अभिक्रिया आती है वियोजन अभिक्रिया, जिसको अपघटन भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये क्या करती है, वियोजित होती है, टूटती है ये। तो इसको हम एक क्रियाकलाप से समझते हैं। तो इसमें क्या ले रखा है, एक शुष्क क्वथन नली ले रखी है जिसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। उसके अंदर 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है। अब जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं उनके रंग पर हमें ध्यान देना है। तो इसके लिए जो हमारे पास क्वथन नली है उसको बर्नर या फिर स्पिरिट लैम्प पर मतलब गर्म करना है, और गर्म करने के पश्चात जो है क्रिस्टल का रंग देखना है कि उसके अंदर कैसा परिवर्तन जो है वो आएगा। तो फेरस के जो क्रिस्टल्स हैं, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं, उनका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्यों बदल रहा है, तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स के रंग के अंदर क्या आ जाता है, परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया हो रही है। कैसे हो रही है, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स थे उसमें हमने क्या दी, ऊष्मा दी, उन्हें जलाया। जलाना, हीट जो देते हैं, जलाते हैं तो वो ऊष्मा ही देते हैं हम। तो वो क्या करता है, फेरिक ऑक्साइड के अंदर टूटता है, साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो उसमें निकलती हैं। तो ये जो है क्या है कि जो एकल अभिकर्मक है, एकल अभिकारक है, वो छोटे छोटे या फिर और उत्पाद जो है उनमें परिवर्तित हो रहा है, यानी कि 2 या ज़्यादा उत्पाद जो है वो बना रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजित अभिक्रिया। तो इसमें जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे उनका गर्म करने पर कलर क्या हो जाता है, रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पे फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है उनका भी वियोजन होता है। एक हमारे पास दे रखी है कैल्शियम कार्बोनेट, जो ठोस होता है, चूना पत्थर भी बोलते हैं उसको। उसमें हमें ऊष्मा देनी है। तो जब हम उसमें ऊष्मा देते हैं तो क्या बना देता है, वो बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है वो निर्माण करता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर वियोजित हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक वियोजन अभिक्रिया है। अब ये जो वियोजन अभिक्रिया ये कैसी है, ऊष्मीय है। ऊष्मीय वियोजन क्या होंगे, जिसके अंदर ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसे सोखा जाता है। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ने ऊष्मा ली, तब वो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या हुआ, वियोजित हुआ। तो इन्हें ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय अभिक्रियाएं होती हैं। और जिसमें ऊर्जा जो है वो निकलती है या ऊष्मा निकलती है उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। आगे क्या है, हमारे पास एक और एग्जाम्पल ले रखा है। इसके अंदर क्या करना है, हमें लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेना है और उसे क्या करना है, गरम करना है। तो लेड नाइट्रेट को जब हम तापन देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, गरम करते हैं, तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है। साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस जो है वो निकलती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कैसे निकलेगी, धुआं की फॉर्म में निकलती है, धुएं जैसा लगता है। यानी कि यहाँ पे एक अभिकर्मक जो है वो 3 उत्पाद के अंदर वियोजित हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। इस क्रियाकलाप में देखें तो क्या हो रहा है, जल का विद्युत अपघटन हो रहा है। कैसे करनी है, क्या करना है, एक प्लास्टिक का मग लेना है या फिर कोई भी बीकर ले सकते हैं। इसके अंदर नीचे की तरफ 2 छिद्र बनाने हैं जिसको 2 इलेक्ट्रोड से हमें जोड़ना है, और इन इलेक्ट्रोड को हमें 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ना है। अब क्या करना है, इसके अंदर पानी भरना है। अब इस पानी के अंदर क्या डालना है, हमें कुछ बूंदें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल हम ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की डालेंगे। तो जब हमने सल्फ्यूरिक अम्ल की जो बूंदें हैं, गैस की बूंदें डाली, तो उसके बाद क्या करना है, ये जो 2 इलेक्ट्रोड हैं इसको क्या करना है, 2 परख नलियों से क्या कर देना है, उल्टा करके रख देना है उनके अंदर। अब विद्युत धारा को प्रवाहित करना है। तो अब हम क्या देखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ परख नलियों के अंदर कुछ बुलबुले जो हैं वो उठते हैं। अब ये बुलबुले जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पानी को अपनी जगह से हटा रहे हैं, यानी कि जहाँ पे भी ये बुलबुले प्रेजेंट है वहाँ पे पानी नहीं है। तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हमने इसके अंदर क्या दी, विद्युत धारा दी, यानी कि एक तरह से वो क्या दे रहे हैं, हम ऊर्जा ही दे रहे हैं, इसको ऊष्मा दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, इसके अंदर
की अभिक्रिया हो रही है, जिससे यहाँ पे गैस उत्पन्न हो रही है जो पानी को अपनी जगह से हटा रही है। अगर हम और अभिक्रियाएं देखें, जैसे कि अगर हम सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश के अंदर रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश के सामने रख देते हैं, तो वो क्या करता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस या फिर सिल्वर और ब्रोमीन गैस के अंदर बदल जाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड है तो वो सूर्य के प्रकाश जब लेगा तो क्या करेगा, सिल्वर और क्लोरीन के अंदर वियोजित हो जाएगा। ऐसे ही AgBr सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सिल्वर और ब्रोमीन गैस के अंदर वियोजित हो जाएगा। अब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे ऊष्मा का ही काम कर रहा है। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी जो है उसमें इस्तेमाल की जाती हैं, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। अब हमें क्या करना है, 2 परखनलियाँ लेनी है। एक के अंदर क्या करना है, 2 लोहे की कील को रख देना है। किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर। अब कॉपर सल्फेट का विलयन के अंदर हमने क्या रखा है, लोहे की कील जो है यानी कि आयरन की कील जो है वो रख दी है। अब 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि जो लोहे की कील थी उनके वो कैसी हो जाए, ऊपर भूरे रंग की परत जो है वो जमा हो जाती है। अब ये जो परत है ये बन क्यों रही है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन था उससे जब बाहर निकाली गई लोहे की कील तो उसके ऊपर भूरे रंग की परत जो है वो जमी हुई थी। तो ये किस वजह से हुआ, तो अब आयरन जो था वो कॉपर सल्फेट के साथ क्या किया, उसने अभिक्रिया की। तो अभिक्रिया करने के बाद आयरन ने क्या किया, कॉपर को उसी के विलयन से हटा दिया और क्या बना लिया, आयरन सल्फेट बना लिया, और कॉपर जो है वो ठोस के फॉर्म में बाहर हो गया। तो ये जो अभिक्रिया है जिसमें लोहा जो है वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे ज़्यादा अभिक्रिया कर सकता है, तो इसीलिए लोहे ने क्या किया, कॉपर को उसके विलयन से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम और अभिक्रियाएं देखें तो जैसे कि जिंक है, कॉपर सल्फेट के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। अब जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है। जो तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं वो क्या करते हैं, कम क्रियाशील तत्व को हटा देते हैं उसके विलयन से। तो जैसे जिंक या फिर हम लेड, Pb जो है लेड, वो दोनों क्या है, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। तो ये क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन से या फिर कॉपर क्लोराइड के विलयन से कॉपर को हटा देते हैं। तो जिंक ने क्या बना दिया, जिंक सल्फेट, और लेड ने क्या बना दिया, लेड क्लोराइड। तो ये क्या है, हमारे पास विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। अगर द्विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ें तो इसमें क्या हो रहा है, द्विस्थापन यानी कि यानी कि ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक जो है वो दूसरे के विलयन से उस तत्व को हटा देगा और दूसरा जो है वो उसको उसके विलयन से हटा देगा, यानी कि दोनों ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विस्थापन स्थापित कर रहे हैं। जैसे कि हमने क्या ले रखा है, एक परखनली के अंदर सोडियम सल्फेट का विलयन ले रखा है और एक के अंदर 3 ml बेरियम क्लोराइड ले रखा है। अब दोनों को हमने क्या किया है, मिला दिया है। तो हम दोनों को मिलाने के बाद क्या देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड का जो विलयन है उसको हमने मिला दिया है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे बेरियम सल्फेट के कुछ जो क्रिस्टल्स हैं वो बन जाते हैं, अघुलनशील जो क्रिस्टल्स हैं वो बनते हैं, और यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड जो ठोस है वो बन रहा है। तो यहाँ पे क्या अभिक्रिया हुई, सोडियम सल्फेट में जब बेरियम क्लोराइड को हमने मिलाया तो हमारे पास क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। अब यहाँ पे क्या किया, सोडियम ने बेरियम क्लोराइड का जो विलयन है उससे बेरियम को हटा दिया, और बेरियम ने क्या किया, सोडियम सल्फेट का जो विलयन था उससे सोडियम को हटा दिया। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर जो अभिकारकों के बीच ही आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उन अभिक्रियाओं को हम द्विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब अगर हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करवाते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉपर और जल जो है वो बनता है। अब हो क्या रहा है इसके अंदर कि जब कॉपर को ऑक्सीजन दिया गया, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पे
डाला गया तो वो क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उपचयन कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, अब जैसे कॉपर ऑक्साइड देखते हैं, तो जब हाइड्रोजन गैस के साथ इसकी अभिक्रिया हुई तो यहाँ से ऑक्सीजन जो था वो क्या कर दिया, इसने हटा दिया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, अपचयन। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो उपचयन है उसके अंदर या तो ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन जो है वो वहाँ से हटता है। और जो अपचयन है उसके अंदर ऑक्सीजन हटता है जबकि हाइड्रोजन गैस हम उसके अंदर पास करवा। रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कॉपर ऑक्साइड था उसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस का प्रवाहन किया, डाली, तो क्या बना हमारे पास, कॉपर और जल जो है वो निकला। अब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, वो कॉपर में चेंज हो रहा है, कॉपर में बदल रहा है, यानी कि वो क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। जबकि अगर हम H2 गैस की, हाइड्रोजन गैस की बात करें तो ये क्या हो रहा है, उपचयित हो रही है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा है। और भी ऐसी रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। जबकि अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिल रहा है। अब अगर हम MnO2 + 4HCl किस में टूट रहा है, MnCl2 + 2H2 और Cl2 जो है वो बना रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो मैग्नीज ऑक्साइड है वो किस में बदल रहा है, मैग्नीज क्लोराइड, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो हट रहा है, अपचयित हो रहा है। जबकि अगर HCl की बात करें तो यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है जो कि उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। हमने देखा होगा कि हमारे दैनिक जीवन में जो उपचयन अभिक्रियाएं हैं उनके बहुत सारे प्रभाव होते रहते हैं। तो पहला आता है हमारे पास संक्षारण। तो इसमें क्या है कि कई हमने ऐसी वस्तुएं देखी होंगी, जैसे कि लोहे की वस्तुएं पहले तो चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, उनके ऊपर भूरे रंग की परत जो है वो चढ़ने लगती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना भी कहते हैं। ये कैसे होती है, या तो जो लोहा है वो किसके कांटेक्ट में आता है, किससे अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से, या फिर वहाँ पे नमी जो है वो हो, तो उसमें क्या होता है, आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाता है, अभिक्रिया करता है, जिससे आयरन ऑक्साइड बन जाता है। अब उस ऑक्साइड के बनने से क्या होता है, वहाँ पे एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जो उसको खराब करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, हम आयरन के ऊपर जिंक की जो परत है वो चढ़ाई जाती है, जिससे उसको संचारित कर सकें। तो इसके लिए क्या किया जाता है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसको संचारित होने से बचाया जा सके। तो ऐसी प्रक्रियाएं जिसके अंदर क्या हो रहा था, कोई भी जो हमारे पास धातु थी वो क्या हो रही थी, या तो आसपास जो अम्ल है या आर्द्रता है या नमी है, ऑक्सीजन है, उसके संपर्क थी, तो वो संचारित हो रही थी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, संचारण बोल रहे हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत या फिर तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तो ये इनका संचारण हो रहा है। और भी जैसे संचारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, लोहे से मतलब ज़्यादातर जो लोहे की बनी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, उनको सबसे ज़्यादा क्षति जो है वो पहुंचती है। तो ये क्या है, गंभीर समस्या है। तो इसको बचाने के लिए क्या किया हमने, जिंक की उसके ऊपर परत चढ़ाई है। जो हमारा चैप्टर 3 है उसके अंदर हम इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। अगला एक टॉपिक हमारे पास आता है विकृत गंधिता। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, अब क्या था, जो उपचयित होने वाले जो तेल और जो वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनका स्वाद या फिर उनका जो गंध है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है।
तो खराब हो जाते हैं। तो ऐसे जो तेलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्रियां हैं उसमें जो उपचयन है उसको रोकने के लिए कुछ पदार्थ जो हैं वो मिलाए जाते हैं, जिनको एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है या फिर प्रतिऑक्सीकारक कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, जो वायुरोधी बर्तन होते हैं उनमें खाद्य सामग्री जो है रखने में उपचयन की गति जो है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि उसकी विकृत गंधिता जो है वो नहीं हो पाती। जैसे कि जो चिप्स की थैलियाँ होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजन गैस नहीं डाली जाती, ऑक्सीजन गैस से क्या होंगी, वो खराब हो जाएंगी क्योंकि उनका उपचयन होगा। तो उसकी जगह उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है जो उसको उपचयन होने से बचा। सो ये था हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।